हेलो एंड वेलकम टू द आईएएस एकेडमी। आज है तारीख 30 जनवरी और शुरू करते हैं प्रीलिम्स स्पेसिफिक करंट अफेयर का न्यूज़ डिस्कशन। हमारी पहली न्यूज़ इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर है। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि रिसेंटली इंडिया ने पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा है। उस नोटिस में ये बताया गया है कि पाकिस्तान बार-बार जो सिंधु जल समझौता है उसका उल्लंघन कर रहा है। तो भारत ने पाकिस्तान को 90 दिन का समय दिया है कि आप आइए, बैठिए और इस डिस्प्यूट को रिज़ॉल्व कीजिए, ताकि इस इंडस वाटर ट्रीटी में जो एप्रोप्रिएट मॉडिफिकेशंस हैं, वो की जाए, खासकर डिस्प्यूट रिज़ॉल्यूशन से रिलेटेड। तो अब हमें ये देखना है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से कि इंडस वाटर ट्रीटी है क्या? दरअसल इसे 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच में साइन किया गया था। तब भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान की तरफ से अयूब खान ने कराची में ये ट्रीटी को साइन किया था 1960 में। और इसकी मध्यस्थता करी थी वर्ल्ड बैंक ने। तो ये एक वाटर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीटी है इंडिया पाकिस्तान के बीच में। किसने ब्रोकर कराई थी? वर्ल्ड बैंक ने कराई थी, ताकि जो वाटर है इंडस रिवर का और इसकी ट्राइब्यूटरीज का, वो दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। तो इस ट्रीटी के तहत जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, जैसे कि ब्यास, रावी और सतलज, ये जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं, इसका पूरा कंट्रोल भारत के पास में रहेगा। और ये जो वेस्टर्न रिवर्स है, इंडस, झेलम, चेनाब, इनका जो कंट्रोल रहेगा, वो पाकिस्तान को दे दिया गया। बट इसमें एक कंडीशन ये भी रखी गई कि ये जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, इसका 20% जो पानी है, वो भारत रोक सकता है, भारत उसको यूज़ कर सकता है। मतलब इरिगेशन के पर्पज़ से ये भारत इसका लिमिटेड यूज़ कर सकता है। बट जो नॉन कंजम्पटिव पर्पज़ है, जैसे कि पावर जनरेशन, उसके लिए भी अनलिमिटेड तरीके से इस पानी को रोक सकता है। तो इसके तहत इंडिया ने कई सारे अपने रन ऑफ रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश किए। तो इन प्रोजेक्ट में बार-बार, जैसे किशन गंगा है, किशन गंगा को लेकर पाकिस्तान ने लगातार आपत्ति जताई। ये आपत्ति जताई थी 2015 में। तो ये इस आपत्ति को लेके वर्ल्ड बैंक पहुँच गया और रिसेंटली पाकिस्तान ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की माँग कर दी। और इश्यू तब ज़्यादा बड़ा हो गया जब 2022 में वर्ल्ड बैंक ने अनाउंस किया कि वो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट और कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन को एस्टैब्लिश करेगा, ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो चैलेंज है, जो डिस्प्यूट है, वो रिज़ॉल्व किया जा सके। तो यहीं पे पूरा पेच आके फँस गया हुआ। देखिए, भारत क्या चाहता है? भारत चाहता है कि न्यूट्रल एक्सपर्ट हो। वो आए, पूरी सिचुएशन को असेस करे और अपना ओपिनियन दे। बट पाकिस्तान क्या चाहता है? कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन चाहता है। तो इंडिया का ऐसा मानना है कि दोनों, जो न्यूट्रल एक्सपर्ट का सॉल्यूशन है और जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है, वो एक समय पे कैसे हो सकता है? क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने दोनों अपॉइंट किए थे, एक नेचुरल एक्सपर्ट, एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। तो एक ही समय में एक ही डिस्प्यूट के लिए 2 अलग तरीके के सॉल्यूशन कैसे दिए जा सकते हैं? तो ये लीगल चैलेंजेस थे। और इंडिया का मानना है कि हमने हमारी ट्रीटी का पूरी तरीके से पालन किया है। अभी तक हम पालन करते आ रहे हैं। क्योंकि क्या होता है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी के अकॉर्डिंग जब भी इंडिया कोई प्रोजेक्ट बनाता है, तो उसको पाकिस्तान को एडवांस में इन्फॉर्म करना होता है। और ये इंडस कमीशन के लेवल पे ये प्रोजेक्ट फाइनल होता है। उसके बाद अगर कोई इश्यू आता है, तब पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट आएगा। वो पूरा सिचुएशन को असेस करेगा। उसके बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आएगी। तो ये जो पूरा सॉल्यूशन होगा, वो ग्रेडेड मैनर में होगा। बट पाकिस्तान सीधे न्यूट्रल एक्सपर्ट को बायकॉट करके, जंप करके सीधा कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जाता है। और यही भारत मानता है कि ये ट्रीटी का उल्लंघन है। मतलब यहाँ पे पाकिस्तान जो है, वो ट्रीटी को वायलेट कर रहा है। और लगातार इंडस वाटर कमीशन में पाकिस्तान जो है, कहीं से भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है। तो ये पाकिस्तान जो है, वो इस पूरी ट्रीटी को सम्मान नहीं दे रहा, रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है। तो इससे नुकसान इंडिया को हो रहा है, क्योंकि हमारे जो पावर प्रोजेक्ट है, वो डिले हो रहे हैं। तो इस बार इंडिया ने पहली बार इस ट्रीटी का यूज करते हुए पहली बार ये नोटिस जारी करा है पाकिस्तान को कि आप इस इंडस वाटर ट्रीटी में जरूरी मॉडिफिकेशन करने हैं, तो आप आइए, बैठिए। तो ये पूरा मुद्दा था। और साथ ही साथ हमने पूरे बेसिक प्रोविजंस देखे इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर, क्योंकि यूपीएससी अगर आपसे पूछेगी तो यही पूछेगी इसके बेसिक प्रोविजन क्या है, कौन से रिवर का कंट्रोल किसके पास है, और इंडिया के क्या लिमिटेड राइट्स हैं वेस्टर्न रिवर्स को लेकर। तो ये हमें पता होना चाहिए। अब चलते हैं आगे। अगली न्यूज़ हमारी इटिकोपा का टॉयज़ को लेकर है। अब ये न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि ये जो इटिकोपा का टॉय है, इनको जो बनाने वाले हैं आंध्र प्रदेश के सीवी राजू, उन्हें इस साल पद्मश्री का सम्मान दिया गया है। और ये जो सीवी राजू हैं, ये आंध्र प्रदेश से आते हैं। और ये जो इटिकोपा का वुडन टॉय है, ये कहाँ पे बनता है? ये विशाखापट्टनम में, बेसिकली वराह नदी के किनारे पे ये बनता है। और इसे 2017 में जीआई टैग भी मिल चुका है। तो इस वजह से ये इटिकोपा का टॉय न्यूज़ में है। तो हम प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इसके फैक्ट देख लेते हैं। दरअसल ये एक ट्रेडिशनल वुडन टॉय है, जिसकी मेकिंग लगभग 400 साल पुरानी है। और इस टॉय को इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि इसकी शेप और इसकी फॉर्म बहुत यूनिक है। कैसे यूनिक है? क्योंकि अगर आप इन टॉयज को देखोगे तो आपको कहीं भी शार्प एज नहीं दिखाई देंगे। मतलब हर तरफ को भी गोलाकार होगा, मतलब शार्प नहीं होगा कहीं पे भी। ये आप इसके एजेस देख सकते हो। इस वजह से इसे जीआई टैग मिला हुआ है, क्योंकि इसकी ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर थी ये। और इसे वुड से बनाया जाता है और नेचुरल डाई से इसे पेंट किया जाता है। और जिस ट्री का यूज किया जाता है, उसे अंकुरित करा बोलते हैं, जो कि सॉफ्ट ट्री होता है एक।
इसे सीड से, लेकर से, बाग से, रूट से और जो पत्तियाँ होती हैं उनके उनसे कलर निकाल के उनको ड्राइंग किया जाता है। अगर हम जीआई टैग की बात करें आंध्र प्रदेश से, तो कोट्टापल्ली टॉयज को मिल चुका है, तिरुपति लड्डू भी जीआई टैग ले चुका है, बोबली वीणा, श्रीकालाहस्ती कलमकारी जो पेंटिंग है, उपद्दा जमदानी साड़ीज एंड शेडो पपेट। तो ये 7 आइटम्स हैं जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है आंध्र प्रदेश की तरफ से। तो इस साल चूँकि पद्मश्री मिला है सीवी राजू को, तो हो सकता है यूपीएससी 80 का पक्का टॉयज को लेकर पूछ सकती है, क्योंकि जो टॉयज हैं, भारत उसमें काफ़ी आत्मनिर्भर होना चाहता है, क्योंकि हमारे जो टॉयज है बेसिकली वो चाइना से काफ़ी हद तक इम्पोर्ट होते हैं। तो ये हमारे लोकल आर्टिस्ट को फ़ायदा देगा कि अगर हम उनको और ज़्यादा रिकॉग्नाइज़ करें और ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएँ, तो इससे हमारा इम्पोर्ट बिल कम हो सकता है। तो जो हमारा डोमेस्टिक टॉय प्रोडक्शन है, उसको बढ़ाया जा सके। अब चलते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ निधि आपके निकट 2.0 इस इनिशिएटिव को लेकर है। तो ये इनिशिएटिव किसका है? ये इनिशिएटिव है ईपीएफओ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ईपीएफओ का ये इनिशिएटिव है, निधि आपके निकट 2.0। तो इस इनिशिएटिव के जरिए होता क्या है कि एक मैसिव डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम रन किया जाता है अक्रॉस द कंट्री, मतलब जितने भी जिले होंगे वहां पर यह प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा। इस प्रोग्राम में बेसिकली होता क्या है, जितने भी ऑफिसर्स होते हैं ईपीएफओ के, वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाते हैं और वहां पर जो भी ईपीएफओ के मेंबर्स होते हैं, जो पेंशनर्स होते हैं, उनसे इंटरेक्ट करते हैं। उन्हें अपनी स्कीम्स के बारे में बताते हैं, अपने नए इनिशिएटिव के बारे में बताते हैं, और कोई उनके कंप्लेंट्स हैं, कोई इश्यू है, कोई डिस्प्यूट है, उनको रिज़ॉल्व करने की कोशिश की जाती है, ठीक है? और जो ऑफिसर्स होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उन्हें सेंसिटाइज़ किया जाता है कि आपको कैसे और ज़्यादा इनके प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए, या फिर कोई अगर इनिशिएटिव है तो उनको अवेयर किया जाता है उस इनिशिएटिव को लेकर। साथ ही साथ कुछ जो भी सजेशन चाहिए होंगे, फीडबैक होंगे, तो वो भी कलेक्ट किया जाता है। तो ये पूरा डिस्ट्रिक्ट आउटरीच प्रोग्राम है ईपीएफओ का। अब ईपीएफओ होता क्या है? तो ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रोविडेंट फंड और पेंशन प्रोवाइड करता है हमारे वर्कफोर्स को, जो कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती है। इसे द एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के तहत बनाया गया था। और ये किसके अंडर आती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंदर आती है। तो ये बेसिक फैक्ट है जो यूपीएससी फैक्ट पूछ सकती है प्रीलिम्स में। तो अब चलते हैं आगे। हमारे एलिमेंट्स आदित्य L1 मिशन को लेकर है। अब ये आदित्य L1 मिशन क्या है? ये जो मिशन है ये इसरो का मिशन है, ताकि हम सन को ऑब्जर्व कर सकें और जो कोरोना है, जो सन का जो आउटर मोस्ट लेयर जिसे कोरोना बोलते हैं, उसको स्टडी कर सकें। हमें कोरोना के बारे में एक स्पेसिफिक नॉलेज भी चाहिए। क्यों? तो हमें कोरोना के बारे में ये नॉलेज चाहिए कि जब हम कोरोना के टेम्परेचर को देखते हैं, आउटर मोस्ट लेयर के टेम्परेचर देखते हैं, तो कई लाख डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बट वहीं जब हम उसके कोर जब सन के कोर को देखेंगे, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो थाउज़ेंड्स ऑफ सेंटीग्रेड में है। तो इसका मतलब कोरोना में जो हीटिंग है वो ज़्यादा है। तो वो फिनोमेना समझने की कोशिश करना है कि वो इतना ज़्यादा क्यों है वहाँ पर कोर के मुकाबले। ठीक है? तो ये हमें एक बेसिकली एक स्टडी करनी। उसके अलावा हमें सन के अपर एटमॉस्फेरिक क्रोमोस्फेयर को स्टडी करना है, उसके हीटिंग मैकेनिज़्म को स्टडी करना है, साथ ही साथ उसका जो मैग्नेटिक फील्ड है हमें उसको स्टडी करना है। तो ये जो पूरी स्टडी होगी ये आदित्य L1 करेगा। अब ये L1 का मतलब क्या है? L1 का मतलब होता है लैग्रांजियन पॉइंट। ये सन और अर्थ के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है और जो अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो दोनों को इक्वल आउट कर देता है, ताकि जो जो भी सैटेलाइट वहां पर पार्क रहता है तो वो एक तरीके से स्टेबल रहता है। इससे जो सन का स्टडी जो होगा वो अच्छे से कर सकते हैं। इसीलिए इसका नाम L1 रखा गया है, क्योंकि जो आदित्य जो सैटेलाइट है इसरो का, वो इसी L1 लैग्रांजियन पॉइंट पे जाकर स्टेशन होगा। और अभी न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इसरो के चेयरमैन ने ये अनाउंस किया है कि इस साल के जून या जुलाई में इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। क्योंकि जो आदित्य L1 का जो इम्पोर्टेंट पेलोड है, विजिबल एमिशन लाइन कोरोनोग्राफ वीएलसी, तो ये अब इसरो को मिल चुका है। इसके साथ-साथ 6 और पेलोड होंगे जो आदित्य L1 के साथ में जाएँगे। तो वीएलसी काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गया। ये पीएसएलवी के थ्रू लॉन्च किया जाएगा आदित्य L1 को। तो ये आदित्य L1 को लेकर बेसिक फैक्ट हैं, जो कि यूपीएससी अगर पूछेगी तो यहीं से पूछेगी प्रीलिम्स में। अब चलते हैं आगे। हमारे अगली न्यूज़ शॉर्ट सेलिंग को लेकर है। क्यों न्यूज़ में जैसा आपको पता है कि हिंडनबर्ग की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें ये बताया गया था कि जो अडानी के जो स्टॉक्स हैं, वो काफ़ी ओवर प्राइस्ड है, मतलब स्टॉक मैनिपुलेशन किया गया है। तो उसके बाद हमें लगातार जो अडानी के स्टॉक्स हैं, उसमें लगातार गिरावट देखी जा रही है। बट यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करने वाली बात है, जो हिंडनबर्ग जो रिसर्च है, वो एक तरीके की शॉर्ट सेलर भी है। मतलब ये जो रिपोर्ट जो बनाती है जो इंस्टीट्यूट, वो खुद शॉर्ट सेलिंग करती है। तो यहाँ पर हमें शॉर्ट सेलिंग का मतलब समझना होगा। देखिए बेसिकली क्या होता है, जब आप ट्रेड करते हो, तो आप किसी स्टॉक को खरीदते हो इस उम्मीद के साथ में कि इस स्टॉक की प्राइस बढ़ेगी, और जब प्राइस बढ़ती है तो आप उसको बेच देते हो, फिर आपको प्रॉफिट मिलता है। इसे बोलते हैं गोइंग लॉन्ग। बट शॉर्ट सेलिंग में क्या होता है कि आप पहले जो भी उस स्टॉक का पर्टिकुलर प्राइस होगा करंट में, उस प्राइस पे आप बेच देते हो, ठीक है? और जब उसकी प्राइस नीचे जाती है, तब आप उसको खरीदते हो। मतलब राइट नाउ आपने जो स्टॉक लिए हैं, उन स्टॉक को आपने सिर्फ बोरो किया है। आपने एक्चुअल में आपके पास में वो उसकी ओनरशिप है नहीं। तो वो स्टॉक आपने बोरो किया है इस एक्सपेक्टेशन के साथ में कि इस
ये जो स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड है और इसकी प्राइस कम होगी। तो ये पहले आपने इस पूरे स्टॉक को बेचा और बाद में जब इसकी प्राइस गिर गई तब आपने इसको उस प्राइस पे खरीदा। तो इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। तो इसमें आप क्या करते हो, पहले ब्रोकर से वो जो स्टॉक होते हो वो बोरो करते हो, ठीक है? उसके बाद जब इसकी प्राइस नीचे जाती है, फिर आप उसको लो प्राइस पर वो जो स्टॉक्स हैं वापस इन्वेस्टर को रिटर्न कर देते हो। तो इससे आप प्रॉफिट कमाते हो। तो ये पूरा शॉर्ट सेलिंग हो गया। क्योंकि इकोनॉमी जनरली जो यूपीएससी है वो कॉन्सेप्ट ही पूछती है कि पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का क्या मतलब होता है। क्योंकि शॉर्ट सेलिंग लगातार न्यूज़ में है, तो यूपीएससी हो सकता है शॉर्ट सेलिंग का मतलब पूछ ले। अब चलते हैं आगे। अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लेते हैं जो यूपीएससी ने 2021 के प्रीलिम्स में पूछा था। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन व्हाई एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आर मेजर्ड इन लाइट ईयर्स। तो यहाँ पे लाइट ईयर्स का मतलब क्या होता है? मतलब एक साल में जो लाइट जो ट्रेवल करती है डिस्टेंस उसे लाइट ईयर्स बोला जाता है। तो क्यों हम एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं? तो पहला ऑप्शन है डिस्टेंस अमंग स्टेलर बॉडीज डू नॉट चेंज, ग्रेविटी ऑफ स्टेलर बॉडीज डज नॉट चेंज, लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, स्पीड ऑफ लाइट इज ऑलवेज सेम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ द लाइट इज ऑलवेज सेम, मतलब कांस्टेंट रहती है। इस वजह से जो एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस है वो हम लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है यहाँ पे? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, और ये थ्रू आउट सेम रहती है। इस वजह से एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस जो है वो लाइट ईयर्स में हम मेजर करते हैं। तो इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ऐसे ही और करंट अफेयर की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।